हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चल रहे हैं नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 5 पर। तो चलिए, ट्रिक नंबर 27 आपके सामने है। इससे पहले के 4 पार्ट में हमने 26 ट्रिक की बात कर ली है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले एक बार वो चारों वीडियो देख लें, जिससे कि आपको संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम की फुल नॉलेज एक बार में क्लियर हो सके। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 27। तो जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि दो दी गई संख्याओं के बीच में विभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना। कैसे मतलब, जैसे मान लो कभी कभी दो नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें आप क्वेश्चन में देख सकते हो। क्वेश्चन आपको एक दे रखा है कि 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो अब देखिए, अब वैसे अगर अपन देखने जाएं तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही फास्ट ट्रिक इसमें बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया है, ये करना आपको ये है कि जो भी यहाँ नंबर आपको दे रखा हो उसका भाग आपको इन दोनों में करना है। तो 3 का भाग जब मैं 100 में दूंगा तो ये आपका जाएगा 33 बार, ये तो आप जानते ही हो ना। और अब अगर मैं 3 का भाग मान लो 200 में दूं तो आप देख सकते हैं कि ये जाएगा आपका 66 बार, यानी भागफल कितना आ रहा है 66। तो 3 का भाग 100 में देने से तो भागफल आया 33 और 3 का भाग 200 में देने से भागफल आया 66। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस भागफल में से आपको ये भागफल माइनस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि 66 में से अगर मैं 33 को माइनस करूं तो आपका आ गया 33 और ये रहा आपका आंसर। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मौखिक भी कर सकते हो, बिल्कुल स्पीडी ट्रिक है। तो एक बार तो आपने देखा ये बिल्कुल ही इजी ट्रिक है। चलिए मैं इसका एक क्वेश्चन और रिवाइज करा देता हूं आपको। तो यहाँ पर एक देखिए, मैंने क्वेश्चन और भी लिया है कि 24 और 643 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। क्लियर। तो ट्रिक क्या थी अपनी कि जो भी यहाँ संख्या दे रखी हो उसका भाग अपने को इन दोनों में देना है। तो यहाँ मैं 7 का जब 24 में भाग दूंगा तो आप जानते हो ये 3 बार जाएगा। और अगर मान लो 7 का भाग मैं यहाँ 643 में देता हूँ तो आप देख सकते हो ये आपका, और यहाँ आपका बचा 1 और ये हो गया 13, 7 1 जा 7। तो ये कुल मिला के आपका 91 आ गया। और यहाँ पर ये कितना था आपका 3। तो आपको करना ये है कि इसमें से इसे माइनस करना था। तो 91 में से आप 3 माइनस करोगे तो ये आपका हो गया 88। तो क्या मतलब हुआ, यानी 24 और 643 के बीच में 88 ऐसी संख्याएं होंगी जो किससे विभाज्य हो जाएं, 7 से। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं, बस इसका भाग इन दोनों में देना है और जो भागफल आपको आए उन दोनों का आपको ये अंतर करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रिक पर देख। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने दिया है इसी ट्रिक में कि यदि अंतिम संख्या पूर्णतः विभाजित है तो प्राप्त आंसर में एक कम करके आंसर देना है। कैसे, अभी आपने 2 क्वेश्चन देखे, उसमें से जो है अंतिम संख्या दिए गए भाजक से विभाजित नहीं हो रही थी, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो अब इसमें करना यह है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसका भाग आपको इन दोनों में देना है। तो 8 का भाग जब मैं 100 में दूंगा तो ये आपका एक बार जा रहा है, फिर बचा 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, बची 4। तो ये आपका कितना हो गया 12। अब यहाँ 200 है तो 8 का भाग जब मैं 200 में दूंगा तो आप देख रहे हो कि ये आपका 25 बार जाएगा, 25 8 200 होती। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जब आपने 8 का भाग 200 में दिया तो ये आपका बिल्कुल क्लियर जा रहा है, यानी शेषफल यहाँ क्या आ रहा है 0, है ना। तो अगर मान लो शेषफल 0 आ जाए तो आपको जो आंसर है वो कैसे लेना है, पहले तो पिछली बार की तरह इन दोनों का अंतर करना है आपको। तो 12 और 25 का अंतर कितना हुआ 13, और इसमें से एक कम कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 12। यानी क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो ऐसी संख्याएं कितनी हुई 12। ये ध्यान रहे, अगर ये लास्ट संख्या
इस संख्या से पूरी पूरी नहीं कटती तो हम यहाँ 1 को कम नहीं करते और हमारा आंसर क्या होता 13। क्लियर। चलिए इसी ट्रिक का मैं एक आपको और बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है कि 500 और 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य हैं। देखिए अब की बार हम एक एक संख्या का कर रहे थे और अब की बार ये संख्याएं कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो भी संख्याएं आपको दी जाएं उनका आपको पहले एलसीएम लेना है। तो ये 2 से आप काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और ये 2 से आपका 3 बार, फिर 2 से ये 1 बार हो गया और ये 3 बार, फिर आप 3 से करेंगे तो आपका ये 5 तो हो जाएगा नहीं, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब किससे कर दें 5 से, तो ये 5 एकम 5। तो आप देख सकते हो 2 दूनी 4 का 3 में 12, 12 पंजे 60, यानी वो संख्या कौन सी हो गई आपकी 60। अब आपको करना ये है कि इसी 60 का भाग में पहले तो 500 में दूंगा और भागफल देखूंगा, फिर इसी 60 का भाग में 1000 में देके फिर आंसर देखूंगा। तो चलिए भाग देकर देखते हैं। तो 60 का भाग इसमें 500 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 480 और शेषफल आ रहा है 20। 60 का भाग इसमें दे रहे हैं तो 60 से पहले 1 बार जा रहा है, बचे 40, 400 हो गया। फिर 6 बार जा रहा है तो 60 का 6 में देंगे 360, फिर बचा 40। अब आप देख सकते हो यहाँ भागफल आया 16 और यहाँ भागफल आया 8। तो अपने को करना ये कि इन दोनों भागफलों का आपको करना है अंतर। तो ये 16 में से जैसे ही मैं 8 माइनस करूँगा तो ये अंतर आपका कितना आएगा 8 और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। यहाँ ये ध्यान रहे इस क्वेश्चन में 1 कम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने क्या किया है कि 60 का जब मैंने 1000 में दिया तो ये पूरा पूरा नहीं कटा, यहाँ शेषफल बच गया। अगर लास्ट संख्या पूरी पूरी कट जाए तभी आपको यहाँ 1 कम करना है, वरना जो भी अंतर आए वही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल ही स्पीडी ट्रिक है। चलते नेक्स्ट ट्रिक में। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगली ट्रिक में चलने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है कि 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो मैंने पिछली बार क्या बताया था कि यहाँ जो भी नंबर हैं आपको पहले उनका एलसीएम लेना है। तो चलिए 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। किससे अपन काट दें 2 से, तो ये आपका हो रहा है 2 बन जा 2 और ये 2 2 जा 4 और फिर आप 2 से करेंगे तो ये आपका 2 बन जा 2, फिर 3 से करेंगे तो 3 बन जा 3। तो ये 2 का 2 में 4, 4 का 3 में हो गया 12। अब यहाँ जो नंबर आती है उसका करते क्या है, उसका भाग देते हैं इन दोनों में। तो 12 का पहले तो मैं चलिए इधर 200 में दूंगा तो ये आपका 12 का 1 बार जा रहा है, बची 8, 80 हो गया यहाँ पर। और ये 12 का 6 बार जाएगा और शेषफल जो बच जाएगा उसको आप लिखे रहने दें। आपको सिर्फ मतलब किससे है, भागफल से। अब इसी 12 का भाग अपने को इस संख्या में करना है। ठीक है, ये संख्या कौन सी 600। तो आप देख सकते हो कि 12 पंजे 60 हो गया और यहाँ पर कैंसिल, ये 0 बची। तो ये आपकी पूरी पूरी कैंसिल हो चुकी है। तो पूरी पूरी कैंसिल हो जाए तो मैंने क्या बताया था कि पहले तो आप जैसे अंतर निकालते हो वैसे ही निकालोगे। तो 50 और 16 का अंतर आपका कितना हो जाएगा 34। लेकिन ये अपना आंसर नहीं है। आंसर अपना क्या होगा, आंसर के लिए अपन इसमें से 1 कम करेंगे। तो 34 में से 1 गया, ये आपका हुआ 33। और ये मैंने 1 कम क्यों किया है, क्योंकि अंतिम जो संख्या है वो इससे पूरी पूरी विभाजित हो रही है। क्लियर। चलते नेक्स्ट ट्रिक में। नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने है ट्रिक नंबर 28। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर ये ध्यान रहे, जैसे मान लो कोई भी अंक अपने को दिए हों, जैसे मान लो मुझे किसी ने दे दिया 5, 6, 0, 7, 8, 1। अब मुझे वो कहता है कि भाई मुझे सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी कैसे बनती है कि इन अंकों को रखते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम कैसा क्रम है भाई, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, है ना, यानी इसको अपन कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 8, 7, 6, 5
और आपका 1 और 0, ये आपकी हो गई। आपने देखा मैंने ये सभी अंक किस में रखे हैं, अवरोही क्रम में। अब अगर मान लो वो यहाँ पर कहता है कि भाई आपको लानी है सबसे छोटी संख्या, तो इनको अपन लिखते हैं आरोही क्रम में। अब इस आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, ये क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो यहाँ पर देखते हैं बढ़ने वाला क्रम कैसे होगा। यहाँ पर तो सबसे पहले 0 आएगी, 0 1 5 6 7 8। तो इन अंकों की ये तो हो गई सबसे बड़ी और ये हो गई सबसे छोटी। इसके ऊपर चलिए 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने है। 0 2 3 6 व 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं में कितना अंतर है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप ये बताओ कि इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि इनको आपको लिखना था अवरोही क्रम में। तो अवरोही कैसे होगा, 7 6 3 2 0। और अगर आपको लेनी है इनसे सबसे छोटी तो आपको लिखना होगा इन्हें आरोही क्रम में, यानी इसी का आप उल्टा कर दो, 0 2 3 6 7। और यहाँ आपको करना क्या है, अंतर पूछ रहा है तो आपको अंतर के लिए माइनस कर दोगे आप। तो ये आपका हो जाएगा अंतर 3 और ये 5, और यहाँ आपका हो जाएगा 12 - 3 यानी 9, और ये 3 और 7। क्लियर। तो ये इस तरह से आपका आंसर हो गया। इसी ट्रिक का स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है। यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष क्या होगा। अब आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पहले तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे कैसे लिखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले 1 और फिर 4 आप 0 ले लेंगे। यह आपकी हो गई 5 अंकों की सबसे न्यूनतम यानी छोटी। अब आप 4 अंकों की अधिकतम यानी सबसे बड़ी संख्या को लेना है। तो अब देखते हैं ये आपका हो रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये आपकी हो जाएगी 9999। और अब वो पूछ क्या रहा है, शेष क्या होगा, यानी इनका अंतर पूछ रहा है। तो आप देख सकते हो कि 10,000 में से 9,999 करेंगे तो अंतर क्या होगा, अंतर तो एक ही बचेगा, है ना। तो ट्रिक नंबर 28 में हमने देखा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रिक नंबर 29, जिसमें कि हम एक बात करेंगे भिन्न पर आधारित शॉर्ट ट्रिक्स की। कभी कभी भिन्नों से यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको अपन कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं उसकी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ उसके लिए मैंने 3-4 क्वेश्चन का एक सेट लिया है। सबसे पहले यहाँ एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है। यदि उसके पास 3600 रुपये बचे हैं तो उसकी कुल आय कितनी है। क्लियर। तो यहाँ पर आप ये देखोगे 8 में 8/13 भाग खर्च करता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कुल इनकम तो 13 है और वो खर्च कितने कर रहा है, 8। तो इसका मतलब सीधा है कि बचाएगा कितने, बचाएगा इसका मतलब 5। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसकी बचत है उसकी तुलना किससे होगी, 5 इकाई से होगी। तो यहाँ 5 इकाई की तुलना अपनी किससे हो जाएगी, 3600 से। चलिए ये हो गया। अब यहाँ अगर मैं 5 से भाग दूं तो 1 इकाई का जो मान है आपका ये हो रहा है यहाँ पर ये 720। अब ये पूछ के रहा है उसकी कुल आय कितनी है। तो आप ये देखो कि 8/13 भाग वो खर्च कर रहा था, इसका मतलब उसकी इनकम कितनी थी, 13, उसी में से 8 खर्च कर रहा था। इसका मतलब आपसे पूछा 13 इकाई का मान। तो यहाँ अपन 13 इकाई का मान निकाल लेंगे। तो 13 × 720 हो जाएगा आपका, और ये आंसर आ जाएगा फाइनल। ये 13 दूनी 26, 13 का 7 में 91, और ये 9360 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि आपका SSC 2017 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है कि सीमा अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। यदि उसके पास 4200 रुपये शेष बचे हों तो उसकी कुल आय कितनी है। अब फिर से बात वही है जो ऊपर के क्वेश्चन में थी। आप ये देखो कि वो 2/3 भाग खर्च कर रही है, इसका मतलब उसकी कुल इनकम 3 है, जबकि खर्च कितना कर रही है 2। तो सीधी बात है, इसका मतलब बचाएगी कितना 1, और जो इसकी बचत है वो यहाँ 1 इकाई हुई, और वैसे बचत कितनी दे रखी है 4200। तो अपन इन दोनों की तुलना कर देंगे तो 1 इकाई का मान कितना निकला 4200। अब ये कह रहा है कि उसकी कुल आय कितनी है। तो कुल आय कितनी है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने से वो पूछ रहा है, ये 3 इकाई का मान पूछ रहा है। तो यहाँ 3 इकाई का मान निकालने के लिए ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी 12,600 रुपये। तो आपने देखा ये बिल्कुल मौखिक आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आप ये ट्रिक सीख जाएं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। पटवार 2011 का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर और मकान किराए पर, जबकि 1/5 भाग शिक्षा पर और 1/2 भाग बैंक में जमा करता है। तो आप ये देखिए उसने खर्च कितने कर दिए। उसने वही खर्च कर दिए, मान लो यहाँ पर भाई 1/4 भाग भोजन पर कर दिया, 1/5 भाग और कर दिया, 1/2। आप देख सकते हो यहाँ 4, 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4 पंजे 20, और जो ये अपन कैंसिल करेंगे 4 से 20 ये 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये आपका हुआ यहाँ पर 19/20। 19/20 खर्च करने का मतलब है कि उसकी कुल आय 20 है, जिसमें से उसने 19 खर्च कर दी है। तो इसका मतलब कितनी इकाई बची 1। तो जो बचत आएगी उसकी तुलना 1 इकाई से होगी, और आपको क्वेश्चन में बचत कितनी दे रखी है 1800। तो यह 1 इकाई का मान हो गया 1800। अब पूछ क्या रहा है कि उसकी इनकम क्या है। तो अभी मैंने बताया था कि 19/20 भाग उसने खर्च किया है, इसका मतलब कि उसकी इनकम 20 है, जिसमें 19 उसने खर्च कर दिया। तो आपसे पूछिए कुल आय, तो आपकी इकाई कितनी रहेगी 20। तो कुल का मतलब यहाँ हो गया आपका 20 इकाई, और 20 इकाई का मैं जब इसमें भाग करूँगा तो ये इंटू करूँगा 1800 इंटू 20, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ 36,000 रुपये। तो उसकी कुल इनकम इस तरह कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 36,000। ये कह रहा है कि किसी संख्या में 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/8 से 18 अधिक आता है, तो वह संख्या कौन सी है। अब इसमें ट्रिक देखना आप, जैसे अगर मान लो वह संख्या में, जैसे मान लो x ले लो, तो अब ये क्या कह रहा है कि x में से 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या यानी x के 5/8 से 18 अधिक है। 18 अधिक का मतलब +18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये नंबर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये नंबर उधर पहुंचेगा। तो x में से तो आपको माइनस करना है 5x/8, और ये 24 उधर जाके प्लस होगा किसमें 18 में। तो यहाँ आप इस भिन्न को हल कर देंगे। 8 का x में ये 8x, 8x में से ये 5x माइनस जाएगा तो बचेगा 3x/8, और ये 24 और 18 जुड़कर हो जाएगा आपका 42। क्लियर। तो यहाँ आप ये क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 8 का इंटू 42 से करेंगे तो यहाँ आपको ये 3 से 42 को कैंसिल करना है। तो 3 से ये 42 हो जाएंगे कितनी बार 14 बार। क्लियर। तो यहाँ आप इंटू कर देंगे, 8 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 का 8 में हो जाएगा 112। तो वो संख्या आपकी कितनी हो गई 112। क्लियर। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। वो कह रहा था किसी संख्या, तो वो संख्या हो गई x, 24 घटाने पर तो -24, परिणाम मूल संख्या के 5/8 से, तो ये हो गया 5/8। 18 अधिक है, 18 अधिक हो तो +18 करना है, नहीं तो माइनस, और इसको इधर ले गए, इसको इधर, तो चिन्ह बदल गए। 8 का x में 8 में से 5 या 3x/8 हो गया, और ये 24 और 18 42 हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ 8 का मैंने क्रॉस गुणा किया, 3 से 42 14 बार, तो 14 का 8 में ये आपका हो गया 112। क्लियर। नंबर अपना है 26।
जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी एपी। अब ये एपी क्या होती है? देखिए, एपी का मतलब होता है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। अब जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है समांतर, तो सीधी बात है कि जिस श्रेणी के पदों में समान अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे आप देख सकते हो कि 2, 5, 8, 11, तो ये आप सीरीज देख रहे हैं कि इसमें समान अंतर है, तो ये 100% क्या है? समांतर श्रेणी है। क्लियर? अब देखिए, समांतर श्रेणी में कुछ अपन नोटेशन देखते हैं। समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे स्मॉल a कहते हैं, और जो इसका सार्वंतर होता है यानी सभी पदों का अंतर उसे अपन d कहते हैं। क्लियर? और जो पदों की संख्या होती है उसे n कहते हैं, और जो आपका अंतिम पद होता है उसे हम l कहते हैं। तो ये कुछ संकेत हैं, और जो योग होगा उसे s कहेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हैं इसमें, वो देख लेते हैं अपन। पहले तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी मानक रूप है समांतर श्रेणी का, वो आपका है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इस तरह से आगे। अब अगर हम इसके अंतिम पद की बात करें, अंतिम पद जिसे कि हम nवां पद भी कहते हैं, तो ये आपका हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस ये nवें पद को अंत से ज्ञात करूं, अंत का मतलब है यहाँ पर हमारा राइट टू लेफ्ट। ये जो अंतिम पद था वो था आपका ये इस तरह लेफ्ट टू राइट, है ना, और ये आपका अंत से यानी इस तरह से गिनना है अपने को। तो ये होता है अपना l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर कभी योग पूछा जाए तो योग को s कहते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या आप इसमें एक ये भी लगा सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस l। अगर आपको d दे रखा है तो आप ये लगा लें, और l यानी अंतिम पद दे रखा है तो ये। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, उनमें अपन इसका रिवीजन कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि 8, 15, 22 डॉट डॉट का 27वां पद ज्ञात करो। अब आप देख सकते हैं श्रेणी का पहला पद a यानी कितना है 8, और इसका d कितना है 15 में से 8 जाएगा तो 7, और आपको ज्ञात करना है 27वां पद, तो ये आपका n का मान हो जाएगा कितना? 27। तो tn आपको निकालना है। tn का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a का मान कितना है 8, और प्लस n की वैल्यू कितनी है 27, और माइनस 1 इंटू डी का मान ये आपका हो गया यहाँ पर 7। तो 8 प्लस 27 में से ये एक गया 26 इंटू 7। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 7 का 6 में 42, और ये 7 का 2 में 14, और 4 18। फाइनली आंसर आ रहा 190। तो इस सीरीज का 27वां पद क्या हो गया आपका? 190। क्लियर? तो इसे आप ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि समांतर श्रेणी में कोई भी पद होता है वो हमेशा ये कम करके लेना होता है। तो जैसे 27वां है तो ये a प्लस 26d हो जाएगा आपका। तो a आप देख सकते हो कितना है 8, और प्लस 26 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा? ये 7। तो ये आपका 8 प्लस और ये इंटू कर देंगे तो ये 42 हो जाएगा, और ये आपका 18। आप देख सकते हो फिर से 190 हो रहा है। तो आप चाहें तो ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5, 10, 15 डॉट डॉट 95 का अंत से 7वां पद। अब देखिए अंत से ये कैसे ज्ञात करते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए लास्ट टर्म यानी अंतिम पद कितना है, वो है 95, और पदों की संख्या कौन सी है, यानी 7वां पद पूछा है तो n 7 है। और आप ये देखिए सार्वंतर यानी d कितना है, तो 10 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा।
और मैंने आपको अंत से nवें पद का फॉर्मूला बताया था Tn इक्वल L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें आप ये मान रख दो, L का मान कितना है 95 माइनस n कितनी है ये आपकी 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह है 5, तो ये आपका हो जाएगा 95 माइनस 7 में से ये गया 6 इंटू 5, तो 95 माइनस 6 का 5 में हो जाएगा 30, और 95 में से ये 30 को आप माइनस करोगे हो जाएगा 65। क्लियर। चलते हैं आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक व्यक्ति पहले दिन 18 रुपये, दूसरे दिन 30 रुपये, तीसरे दिन 42 रुपये जमा करता है। इसी प्रकार एक महीने तक जमा करता है। तो ये कह रहा है यदि महीना 30 दिनों का हो तो कुल जमा राशि क्या होगी। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे होगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें पहले दिन कितना 18 है, तो यानी पहला पद ए तो हो गया 18। अब दूसरे दिन कर रहा 30 रुपये, तो 18 में से और 30 का अगर मैं अंतर करूं तो यहाँ अंतर आपका हो रहा है 12। और ये कह रहा है यदि महीना 30 दिनों का हो, यानी पदों की संख्या हो गई 30। और कह रहा कुल जमा राशि, कुल का मतलब सीधा है कि आपसे पूछा है इसने एस यानी योग। तो योग का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। n का मान कितना है 30 अपॉन 2, 2 इंटू ए की जगह ये आपका हो रहा है 18 प्लस n की जगह ये 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह ये रहा 12, और यहाँ 2 से 30 कटेगा 15 बार, ये 18 दूनी 36 प्लस 30 में से 1 गया 29, 29 का इंटू किस में करना 12 में, तो ये 29 दूनी हो जाएगा 58, और 29 का 1 में 29 और 5 हो जाएगा 34। इसको आप ऐड करेंगे, ये 15 इंटू ये आपका हो जाएगा ऐड होकर यहाँ पर 384, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का 4 में 60, 15 का 8 में 120, और ये 126, और ये हो गया 5760। क्लियर। तो ये मैंने आपको अब तक 3 क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले यहाँ पर रिवाइज कराए हैं। एक सबसे पहले तो अपन ने Tn का किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कोई पद निकालते हैं तब काम आएगा। एक मैंने आपको अंत से कोई nवां पद निकालना हो तो ये Tn का फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और एक आपका मैंने ये योग का फॉर्मूला रिवाइज करवाया है s इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 7 14 21 डॉट डॉट ये आपका दिया है 203 और पूरे का योग पूछा है। अब हम देखेंगे एक समांतर श्रेणी का जो चौथा फॉर्मूला है वो भी आपको इसमें समझने को मिलेगा, है ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी है n। तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल का मान यहाँ कितना है, ये आपका 203 है। a यानी पहला पद हो गया 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आपका ये 14 में से 7 माइनस करोगे 7 हो जाएगा। 7 को इधर आप 203 में से माइनस करेंगे तो ये हो गया 196, और ये आपका n माइनस 1 इंटू 7, आप ये कैंसिल कर सकते हो। तो n माइनस 1 इक्वल हो गया यहाँ पर आपका 28, और 1 को अगर आप इधर दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा n की वैल्यू 29। अब हमें ये तो पता चल गया कि 7 से लेके 203 तक पद कितने हैं, 29 हैं। अब यहाँ पर जो है आपको निकालना क्या है, योग। तो योग के लिए s इक्वल फॉर्मूला सिंपल है n/2a प्लस l, क्योंकि देखिए आपको लास्ट टर्म दिया है तो आपको ये फॉर्मूला इजी पड़ेगा। चलिए देखते हैं n का मान कितना है यहाँ पर 29 अपॉन 2 इंटू a यानी प्रथम पद ये 7 है, l अंतिम पद 203 है। तो ये आपका 29 अपॉन 2 इंटू 7 और 203 हो जाएगा 210, और ये 105 हो गया। चलिए इंटू कर देते हैं, 29 का 5 में 145 हो रहा है, और ये 3045 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमने 4 क्वेश्चन में 4 ट्रिक रिवाइज की। चलिए 5वीं ट्रिक के लिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। 19 और 63 का समांतर माध्य पूछा है। तो देखते हैं
समांतर माध्य कभी भी पूछा हो इसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। क्लियर। तो अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a+b/2। बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 19, b कितना है आपका 63 और अपॉन में ये 2। तो 19 और 63 को आपको जोड़ना है, तो ये आपका हो गया जुड़कर कितना, ये आपका हो गया 82 और अपॉन में ये 2 है, ये आपका माध्य आ गया 41। कुछ नहीं है, माध्य निकालने के लिए क्या करना है, जोड़ के आधा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद दिया है कितना 6, तो पहले पद का मतलब होता है कि ये a का मान दिया है। चौथा पद दिया है 24, चौथे पद का मतलब हो गया ये a+3d दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, a यहाँ रख दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 6+3d = 24, 3d = 24 - 6 और 24 में से 6 माइनस करेंगे 18 हो जाएगा और ये d का मान आ जाएगा 6। तो अब आपके पास कौन कौन से मान हो गए, आपके पास a हो गया, आपके पास d हो गया। आपसे पूछा क्या है, सातवां पद। मैंने आपको बताया था कोई भी समांतर श्रेणी में पद लेना होता है तो वो हमेशा एक कम करके लेते हैं। तो सातवां पद क्या हो जाएगा, a+6d। तो इसमें ये वैल्यू रख दो। a कितनी है आपकी 6 + 6 × d का मान कितना है, ये भी 6। तो 6 का 6 में 36 और 6 ये आपका हो गया 42। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब हम एक और नई ट्रिक देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रिक आपके सामने है। ये कह रहा है 12x और 18 यदि समांतर श्रेणी में हैं तो x का मान क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, कोई भी 3 पद जब समांतर श्रेणी में होते हैं तो जो मिडिल टर्म होता है यानी जो मध्य पद होता है वो पहले और तीसरे के योग का आधा होता है। तो यहाँ मिडिल टर्म कौन सा है, बीच वाला पद x और पहला कौन है 12 और तीसरा 18 और अपॉन 2। तो 12 और 18 जुड़कर आपका 30 हो गया यहाँ पर और ये कैंसिल होके x की वैल्यू हो जाएगी 15 होने वाला है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मान लो उसने आपको 4 नंबर दे दिए, इस तरह से कोई भी मान लो 4 नंबर उसने दे दिए। अब मान लो वो कहता है कि भाई इनमें से इन 4 ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी राशि है जो आपकी 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अपन विद इन 1 सेकेंड कैसे कर सकते हैं ये अपन इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ मैं आपको जो विभाजन के नियम बताऊंगा वो बताऊंगा 2 से 20 तक। तो और लास्ट में मैं एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि एक ही ट्रिक से आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप इन सब को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपने देखा जैसे लिखा है कि किसी भी संख्या की विभाजकता कैसे ज्ञात करेंगे। विभाजकता का मतलब है कि जैसे हमें कोई राशि दी और कोई संख्या दे दी, तो अब ये चेक करना है कि उस राशि का उस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, और वो भी बिना भाग दिए चेक करना है। क्लियर। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको भाग दे के चेक करें। तो सबसे पहले स्टार्ट है अपना 2 का नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या है तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। आपको यानी पूरा नहीं देखना है, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। कैसे, एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो किसी ने आपको दिया 172896, ये आपको दिया है। अब मान लो इसमें कोई कह रहा है कि भाई आप ये बताओगे 2 से विभाजित होगी कि नहीं। तो अगर मान लो आप भाग देने लग जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको करना क्या है, ये इकाई का अंक देखना लास्ट में। अब आप ये देखो 6 जो है वो 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 6 2 से विभाजित होता है, इसमें तो सबको ही पता है। तो अगर 6 में 2 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि पूरी इस संख्या में
2 का भाग चला जाएगा और ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो किसी ने अपने को इस तरह का क्वेश्चन दे दिया कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं। अब इसमें अपने को क्लियर मालूम है कि इसमें लास्ट नंबर कितना आ रहा है, 7, तो जो कि सम नहीं है ना। अब यहाँ पर अगर लास्ट नंबर सम नहीं है तो इसका मतलब सीधा है कि अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो पूरी में हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमने ट्रिक से ही इसको समझ लिया है। तो इस तरह से आपको लास्ट अंक को देख के बताना है कि 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। चलते नेक्स्ट ट्रिक में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि 3 का नियम क्या है। 3 का नियम से मतलब है कि हमें कोई जैसे संख्या दे दी, अब ये कैसे पता चलेगा कि 3 से वो विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रहे, 3 का जो नियम है वो कुछ इस तरह से है कि आपको जो भी संख्या दी जाए आपको वो अंकों का योग करना है और अंकों का योग जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। और अगर मान लो अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो इस बात का संकेत है कि पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने अपने को दे दिया यहाँ पर ये कोई राशि दी है, क्लियर। अब वो कहता है ये बताओ भाई कि इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर मैं सबको मान लो ये पूरी राशि में भाग करूं तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर सभी अंकों का योग कर लूँगा। तो आपने देखा ये योग कितना हो रहा है, 7 और 2 9 और 9 18 और 1 19 और 2 21। अब 21 जो है आप जानते हैं कि 3 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी राशि भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित। मान लो अगर किसी ने हमको ये एक क्वेश्चन दे दिया, क्लियर। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आपको करना है योग। तो आपने देखा कि योग क्या होगा, यहाँ पर 13 और 1 14 और 3 17 और 7 हुआ आपका 24 और 2 26। अब 26 जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब सीधा है कि अब ये पूरी राशि भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आप इसमें भाग देके चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट नियम है हमारा स्टूडेंट्स 4 का नियम। अब इसमें देखते हैं कि 4 का नियम क्या है। देखिए, जो भी आपको संख्या दी है, संख्या के जो अंतिम 2 अंक हैं, संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी राशि 4 से भाज्य होनी चाहिए। अब चाहे उसको आप भाज्य कह दो, चाहे विभाज्य कह दो, चाहे आप विभाजित कह दो, डिवाइड कह दो, ये सब एक ही बात है। तो देखते हैं अब इसमें कैसे हमको चेक करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई राशि ले ली 4913082216। अब ये राशि किसी ने दे दी कि भाई ये चेक करो कि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं मान लो इस पूरी राशि में 4 का भाग करूं तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी ही कर लेंगे। आप ये देखो कि अंतिम 2 अंक कौन से हैं। अंतिम 2 अंक हैं इसके 16, और आप ये देखो कि 16 जो है वो क्या 4 से कट रहा है, तो 4 चौके 16 होते हैं, इसका मतलब ये कट रहा है। और अगर ये 16 4 से कट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी राशि जो है वो 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित। चलिए इसी में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो किसी ने अपने को इस तरह से कोई राशि दे दी कि भाई आपको चेक करना है कि ये 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो मैंने क्या बताया था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अंतिम 2 अंक देखने हैं। तो अंतिम 2 अंक कितने, 31। अब जैसा कि आप जानते हैं 31 जो है वो 4 से नहीं कटेगा, तो सीधी बात है जब 31 4 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी राशि भी 4 से नहीं कटेगी, क्लियर। तो ये हुआ अपना 4 का नियम। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि यदि लास्ट में 2 0 आ जाएं तो भी
वह राशि 4 से भाज्य होगी। क्लियर। तो यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि अगर लास्ट में 2 बार 0 आ जाए तो भी वह राशि 100% 4 से भाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे मान लो किसी ने आपको दे दिया यहाँ पर 2 3 4 7 5 00। अब आप देखते हो ये पूरी राशि में अगर कोई 4 से भाग दे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर मान लो लास्ट में 2 0 आ रहे हैं तो अब आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, अभी अपने आप ही 100% 4 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। तो इसमें नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 5 का नियम कि कोई भी संख्या 5 से कब भाज्य होती है और कब भाज्य नहीं होती है। देखिए यहाँ पर रूल क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो वह 5 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं, लास्ट में देखना है कि 5 है कि नहीं। जैसे मान लो किसी ने आपको कोई राशि ले ली, ये मैंने कोई राशि दे दी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आपको भाग नहीं देना है, आपको सिर्फ लास्ट में देखना है। तो आप ये देखो कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये राशि 100% 5 से विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 9 1 3 7 1 और 3, ये कोई मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक है 3। तो अब ये बताओ आपके इसमें 5 से भाग जाएगा? अब नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने 5 के नियम में देखा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। क्लियर। अब लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, एक सिंपल ट्रिक और भी है कि यदि इकाई का अंक 0 हो तो भी 5 से भाज्य होगी। यानी इकाई का अंक अगर 0 भी आ जाए तो भी आपको 5 से विभाज्य करना है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो किसी ने आपको कोई राशि दे दी 2 3 7 0, अब इसके लास्ट में 0 है और आपसे कोई पूछ रहा है ये 5 से कटेगी, तो 100% कटेगी। क्लियर। चलते नेक्स्ट पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना 6 का नियम। यानी अब हम देखेंगे कि कोई भी संख्या 6 से कब भाग जाएगी और कब उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो कि 6 जो होता है वो 2 गुणा 3 होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी राशि में 2 का भाग जाएगा और अगर किसी राशि में 3 का भाग जाएगा तो उस राशि में इसका मतलब 6 का भी भाग चला जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 6 का आपसे पूछा जाए तो 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है, आपको उस संख्या को 2 या 3 से चेक करना है। अब वो कैसे चेक करना, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरह से कोई, ठीक है। अब आपको इसे चेक करना है 6 से। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले स्टेप 1, पहले आप इसे किससे चेक करेंगे, 2 से। तो 2 का नियम क्या था कि लास्ट जो संख्या है वो सम होनी चाहिए। तो लास्ट संख्या सम है क्या, सम है। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भाग जा रही है। अब देखते हैं स्टेप इसी क्वेश्चन की सेकंड। अब देखिए आप ये देखो कि अंकों का योग कितना है। यहाँ पर अंकों का योग है 4 और 9 13 और 1 14 और 3 17 और 2 19 और 6 25। अब ये अंकों का योग 3 से विभाजित है, नहीं है। तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का भाग तब जाता जब आपकी जो है ये दोनों ही चीज़ें कंप्लीट हो जाती, 2 से भी और 3 से भी। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया ये कोई राशि, ठीक। अब आपको चेक करना है कि इसमें जो है 3 से
अब आपको इसमें चेक करना है कि ये 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो पहले हम किससे चेक करते हैं, 2 से। तो 2 से चेक करने के लिए आपको लास्ट में देखना है, तो लास्ट वाला अंक सम है, इसका मतलब ये पूरी राशि 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब मैं चेक कर रहा हूँ 3 से, तो आप इन अंकों का योग करेंगे, 7 और 2 9, 9 और 9 18 और 1 19 और 2 21। क्या ये योग 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो अगर ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी, तो इसका मतलब ये 100% आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था 6 का नियम। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं 7 के नियम की। अब ये देखते हैं 7 का नियम क्या होता है। नियम कुछ इस तरह से है कि इकाई के अंक का दुगना करके शेष में से घटाएंगे और प्राप्त मान को 7 से चेक करेंगे। कैसे, इसको देखते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इससे आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो किसी ने आपको कोई राशि दी 343, ठीक। अब ये आपको मान लो चेक करनी है कि 7 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्या था, इकाई के अंक का दुगना करना है। तो इकाई का अंक कौन है, 3, तो 3 का दुगना कर दिया 6। अब कह रहा है शेष में से घटाएंगे, तो शेष कौन है 34, तो इसमें से इसे घटाएंगे। चलिए, ये आपने घटा भी दिया। अब कह रहा है कि प्राप्त मान को 7 से चेक करेंगे। तो प्राप्त मान क्या है 28, तो 28 7 से कटता है, 100% कटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 343 जो है वो 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर। चलते हैं इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। जैसे कि मान लो मैंने कोई राशि ले ली, यहाँ पर ये कोई राशि मैंने ले ली। क्लियर। अब देखते हैं, तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, इकाई के अंक का दुगना करना है। तो इकाई का अंक कौन है 7, इसका दुगना हो गया आपका 14। अब शेष में से घटाना है, शेष क्या है 129, तो इसमें से इसे घटाएंगे। अब 129 में से 14 जाएगा तो ये आएगा 115। क्लियर। तो यहाँ 115 आ रहा है। अब 115 को किससे चेक करना है आपको, 7 से चेक करना है। तो आप जब भाग दोगे तो 7 से एक बार जा रहा है, बची 4 45, अब ये 45 कट नहीं रहा, तो इसका मतलब 7 से ये विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पूरी राशि भी 7 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर। तो सिंपल रूल है। चलते हैं 8 के नियम। तो यहाँ स्टूडेंट 8 का नियम देखते हैं कि 8 का नियम क्या है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं 8 का नियम कि कोई भी राशि 8 से कब विभाजित होगी और कब नहीं होगी। तो आप रूल देख लें, सामने ही है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, देखिए आपको जो भी संख्या दी हो उसके लास्ट के 3 अंक देखने हैं। क्लियर। 8 से विभाजित होनी चाहिए, आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, लास्ट की संख्या में देना है। और यहाँ अंत में 3 बार 0 हो, जैसे कि यहाँ अंत में 3 बार 0 है, तो ऐसी राशि भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं इसमें रूल क्या है। तो अब ये 512 है। आप देखते हो कि अगर मैं 512 को 8 से विभाजित करूं तो ये आपका पहले 6 बार जा रहा है और फिर आपका ये 4 बार जा रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ शेषफल 0 है। इसका मतलब यहाँ ये राशि 8 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट को चेक करते हैं। अब यहाँ एक ऐसी राशि दी हुई है जिसके अंत में 3 बार क्या आ रहा है 0। तो अभी ट्रिक क्या थी कि अंत में अगर 3 बार 0 है तो वह भी पूरी राशि 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह ये भी आपकी 8 से विभाजित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लास्ट के 3 अंक हैं 0 9 1। अगर मैं इसमें मान लो 8 से डिवाइड करूं तो आप देखेंगे ये पहले 1 बार जा रहा है, फिर आपका 11 हो रहा है और शेष आ रहा है 3, जबकि शेष हमारा क्या बचना चाहिए था 0। तो इसका मतलब सीधा है कि ये लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये पूरी राशि भी 8 से विभाजित नहीं होगी। तो ये था स्टूडेंट्स 8 का नियम। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। तो यहाँ स्टूडेंट्स है अपना 9 का नियम। 9 का नियम देखिए क्या होता है कि जो संख्या के अंकों का योग है, जैसे आपको कोई संख्या दी हुई है
और जो भी संख्या के अंकों का योग है वो हमेशा ध्यान रहे कि वो 9 से चेक करना है। क्लियर? 9 से चेक करना है। तो यहाँ आपने देखा संख्या के अंकों का योग किससे चेक करेंगे? 9 से चेक करेंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ने दे दिया इस तरह से कोई नंबर दे दिया। क्लियर? अब वो ये कहता है कि भाई ये चेक करना है आपको कि ये 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आपको करना कुछ नहीं, पहले इसमें निकालना है योग। ठीक है? तो ये आपका हो रहा 2 और 1 3 और 9 12 और 7 19 और 7 26 और 2 28 और 9 हो गया 37। और आप देख सकते हैं ये जो 37 है उसको जब मैं 9 से चेक करूंगा तो 9 से 37 विभाजित नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई राशि ले ली है, मान लो इस तरह से। अब मैं यहाँ भी चलिए पहले योग करके देखता हूँ। यहाँ पर तो ये 4 और 6 10 और 4 14 और 3 17 और 2 19 हो रहा है। और अब 9 से चेक करें तो 19 9 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये पूरी राशि भी 9 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, ये कोई नंबर ले लिया है। क्लियर? अब हमें चेक क्या करना है कि ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सीधी सीधी बात क्या है कि आपको योग करना है। तो भाई योग करेंगे, क्या होगा 7 और 2 9 और 9 18 और 9 27। अब क्या ये योग 9 से विभाजित है? पूर्णतः विभाजित है। तो इसका मतलब सीधा है कि अब ये पूरी राशि भी 9 से कट जाएगी। ठीक, चलते हैं अगले नियम पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स 10 का नियम क्या है? ये नियम बिल्कुल ही सिंपल है। आप राशि को देख के ही बता सकते हो कि ये 10 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसमें रूल क्या है कि संख्या के इकाई का जो अंक है वो होना चाहिए 0। कैसे? जैसे मान लो किसी ने आपको कोई राशि दे दी, चाहे वो कितनी भी बड़ी राशि हो सकती है। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये 10 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 100% होगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मान लो किसी ने एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये कुछ इस तरह से दे दिया कि ये 10 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। अब ये नहीं होगी, क्योंकि अब इकाई का जो अंक है वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरी राशि भी 10 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब की बार जो नियम है वो थोड़ा ध्यान से समझने का है। तो 11 से किसी संख्या की विभाजकता का पता कैसे करते हैं तो वो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि संख्या के विषम और सम स्थानों वाले अंकों का योग करना है पहले। ठीक है? और बाद में उन योग जो आएंगे उनको घटाना है, और जो घटाकर प्राप्त मान आए या तो वो 0 हो या 11 से विभाजित होना चाहिए। और अगर इन दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ तो वो दी गई राशि 11 से भाज्य नहीं होगी। तो देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर पहले आप सम का योग देखेंगे। सम का योग यानी एक छोड़कर ये है, ये आपके सम का योग हो गया। सम का मतलब सम अंकों से नहीं है। सम का मतलब होता है जैसे मान लो इनके स्थानों को अपन नंबर दें तो नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सम स्थान कौन से हुए? 2 4 6। तो दूसरे चौथे और छठवें नंबर पर जो आएंगे उनको आपको जोड़कर लिखना है। तो ये 2 और 0 2, 2 और 1 हो गया 3। अब यहाँ आपको विषम देखना है। तो विषम आप देख सकते हैं, बचे हुए विषम हो जाएंगे। विषम कौन से होते हैं? 1 3 5। तो ये आपका हो गया 1 और 1 2 और 1 3। तो आपका सम भी 3 आ रहा, विषम का भी 3 आ रहा है। अब इनका आपको करना है अंतर। तो 3 और 3 का अंतर क्या हुआ? 0। अब मैंने ऊपर क्या बताया था? प्राप्त मान या तो 0 हो। तो अगर 0 अंतर आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राशि आपको दी हुई है ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। आप चाहें तो विषम का भी योग पहले कर सकते हैं। कैसे? ये आपने जैसे जोड़ा 5 और 7 12, 12 और 1 आपका हो गया 13। अब जो बचे हुए हैं सम स्थान उनका योग कर लीजिए। तो 0 0 और 2 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। और यहाँ मैं अंतर देख रहा हूँ, तो अंतर क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है आपका 13 में से 2 गया 11।
अब आप देख सकते हो ये जो अंतर आया वो 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरी राशि भी 11 से विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन इसी में और है, 3 4 9 2 1 3। तो इसमें पहले मैं चलिए विषम का योग देखता हूँ क्या होगा। यहाँ पर 3 और 9 12, 12 और 1 आपका हो गया 13। और अब हम देखते हैं सम का योग। सम यानी बचे हुए जो स्थान है, 4 और 2 6 और 3 9, और इनका मैं अंतर कर रहा हूँ। तो अंतर आपका हो रहा है 13 में से 9 जाएगा तो 4, और हम जानते हैं कि ये अंतर न तो 0 है और न ये अंतर जो आया है वो 11 से विभाजित है। तो इसका मतलब अब जो ये राशि है वो 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे 12 के नियम पर। स्टूडेंट्स यहाँ हम देख रहे हैं 12 का नियम, यानी कोई भी राशि 12 से कब विभाजित होगी और कब नहीं, तो उसको देखते हैं। यहाँ देखिए एक लाइन दी हुई है कि 12 से वह राशि भाज्य होगी जो पहले 3 और 4 से विभाजित हो। कहने का मतलब सीधा है कि अगर कोई राशि 3 से विभाजित हो रही है और 4 से विभाजित हो रही है तो वो 100% 12 से भी विभाजित हो जाएगी। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको चेक करके देखते हैं। तो पहले मैं इसे चेक करूंगा कि 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 3 से मैंने कैसे बताया था कि अंकों का योग करना है, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8 और 4 12 हो रहा है, और 12 आप जानते हो 3 से कट जाएगा। तो 3 से नियम क्या था कि अंकों का योग जो है वो 3 से कटे। अब हम चेक करेंगे इसको 4 से। अब 4 का रूल क्या है कि अंतिम जो 2 अंक हैं उनसे बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए। तो अंतिम 2 अंक क्या हुए यहाँ 44, तो 44 में आप 4 का भाग देंगे 11 बार जाएगा, यानी पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राशि 4 से भी विभाजित है। तो अगर 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो अब ये राशि 100% 12 से भी विभाजित हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 1728, तो यहाँ हमको पहले चेक करना है 3 से, फिर चेक करना है 4 से, और बाद में चेक हो जाएगा 12 से। तो कैसे? सबसे पहले 3 से कैसे चेक करते हैं, पहले अंकों का योग निकालेंगे, 7 और 1 8 और 2 10 और 8 18। अब ये जो योग आ रहा 18, क्या ये 3 से विभाजित है? विभाजित है, तो 3 से तो चेक हो गया। 4 से कैसे चेक करते हैं? 4 से चेक करने के लिए आपको लास्ट के 2 अंकों की संख्या देखनी है, वो है 28। अब 28 आप जानते हो 4 से कट जाएगी, तो इसका मतलब ये राशि भी 4 से विभाजित है। अब हम 12 यानी 12 से चेक करेंगे। तो 12 से आप चेक करोगे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 12 से चेक करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपका 3 और 4 से चेक हो चुका है, तो अब ये संख्या 100% 12 से भी भाज्य हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे सामने है 13 का नियम। देखिए इसमें 4 जो रूल हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपका 7 का, एक आपका 13 का, और एक 17 और एक 19। तो आपको मैं वीडियो के लास्ट में इन चारों को एक ही ट्रिक से करने के तरीके को बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें जिससे कि ये मास्टर ट्रिक आपको समझ में आ सके। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 13 का कैसे चेक होगा कि इकाई के अंक का 4 गुना शेष में जोड़ना है, और जो भी प्राप्त मान आए उसको 13 से चेक करना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ इकाई का अंक कौन है 3 का 4 गुना क्या हुआ 12, और इसको शेष यानी इसमें जोड़ना है, तो ये 261 में चलिए जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 3 और ये 7 और ये 2। अब इसको किससे चेक करना है? आपको चेक करना है 13 से। तो 13 दूनी 26 बची 1, 13 एकम 13। इसका मतलब ये राशि 13 से कट रही है। तो अगर ये राशि 13 से कट रही है तो इसका मतलब कि ये पूरी राशि भी 13 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर। थोड़ा आपकी बार मैंने बड़ा नंबर लिया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ देखिए आप एक काम और भी कर सकते हो। आपको जैसे मैंने यहाँ कहा कि 13 का भाग दो, आपको फिर भी बड़ा लग रहा है तो आप इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे इकाई का अंक है, इसका 4 गुना कर दीजिए। अब इसे शेष में जोड़ दो। आप शेष में जोड़ा तो ये आपका हो गया 39। अब इसको 13 से चेक कर लो, 13 तिया 39। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हो, है ना, यानी लास्ट तक भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ चलिए मैं आपको इसमें समझा दूंगा।
तो आपको इसको किससे चेक करना है? 13 से। तो सबसे पहले इकाई का, तो यहाँ स्टूडेंट्स अपने पास एक संख्या है 13039। अब इसमें इकाई के अंक का 4 गुना करना है, तो 9 चौके क्या हुआ? 36। अब शेष में जोड़ना है 1303 में जोड़ दिया। अब ये आपका जुड़ के आया 1339। अब इसको आपको किससे चेक करना है? 13 से। तो ये बिल्कुल ही सीधा दिख रहा है, 13 एकम 13, 13 तिया 39। तो ये राशि भी इसका मतलब 13 से 100% कट जाएगी। अगला देखते हैं। अगले में आप देख रहे हो इकाई का अंक है 9। तो इकाई का अंक का मैंने क्या बताया था? 4 गुना करते हैं और ये शेष में जोड़ते हैं। तो 9 चौके 36 और 16 को जोड़ेंगे, क्या हो गया? 52। कैसे आया 52? इकाई का अंक क्या है? 9, उसका 4 गुना हुआ 36 और शेष कौन सी है? शेष है 16, उसमें आपको जोड़ना है इस तरह से। अब इसको आपको करना है 13 से चेक। तो ये तो आप जानते हो 13 चौके 52 होते हैं। तो ये राशि 100% आपकी 13 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि 14 का नियम क्या रहेगा, है ना? तो देखते हैं 14 का नियम क्या होगा। देखिए 14 के नियम में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा कि आप जानते हो 14 को 2 × 7 लिखा जा सकता है। तो जो संख्या 2 से कट जाएगी और 7 से कट जाएगी वो आपकी 100% 14 से भी कट जाएगी। अब मान लो जैसे यहाँ 2 और 7 का नियम आपको आना चाहिए, तो आप वीडियो में एक बार पीछे जाके देखना, तो मैंने 2 और 7 दोनों के आपको बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जैसे कोई संख्या ले ली, मान लो 196। अब आपको चेक करना है कि ये 14 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 14 से कटने का नियम ये है कि पहले उसे 2 से कटना होगा, फिर उसे 7 से, तब जाके अपन डिसाइड करेंगे कि वो 14 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 2 का नियम मैंने क्या बताया था कि जो इकाई का अंक है वो आपका 2 से कटना चाहिए। तो 2 से अपन 6 को काटेंगे, 3 बार जा रहा है, तो इसका मतलब ये 2 का तो इसमें विभाजित हो रहा है। 7 से कैसे चेक करते हैं? 7 का मैंने आपको सिंपल रूल बताया था कि इकाई के अंक का आपको दुगना करना है। तो 6 का दुगना क्या होगा? 12 और शेष में से घटाना है। शेष क्या? 19। तो 19 में से 12 घटा 7 आया। और अब आपको चेक करना है कि ये 7 जो है वो इस 7 से विभाजित होगा, 100% होगा। तो 7 से 7 कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 7 से भी विभाजित हो जाएगी। और जो राशि 2 से विभाजित है और 7 से विभाजित है तो वो 100% 14 से भी विभाजित हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट मान लो मैंने यहाँ पर एक राशि कोई ले ली इस तरह से, ये 292। अब इसको आपको चेक करना है कि ये 14 से विभाजित है कि नहीं। तो 14 से विभाजित होने के लिए पहले आपको किसे किसे चेक करना है? 2 से और 7 से, तब जाके आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये 14 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 2 का तो सिंपल रूल है कि भाई इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो ये तो इकाई का अंक सम हो ही रहा है यहाँ पर, तो ये तो आपका इसका मतलब 2 से विभाजित है। अब 7 से कैसे चेक करते हैं? 7 से चेक ऐसे करते हैं कि इकाई के अंक का दुगना करना है। तो ये 2 का दुगना हुआ 4। क्लियर? और शेष संख्या यानी इसमें से आपको घटाना है। तो इसमें से ही घटा देंगे, 29 में से 4 गया 25। अब आप देख सकते हो कि ये 25 जो है वो 7 से विभाजित है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राशि 2 से तो विभाजित है लेकिन 7 से विभाजित नहीं है, तो वो 14 से फाइनली विभाजित नहीं होगी। क्लियर? इस तरह से आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ स्टूडेंट्स एक रूल है 15 का नियम। अब ये 15 का नियम क्या है? देखिए, वो कह रहा है कि जो राशि 3 व 5 से भाज्य होगी वह 15 से भी विभाज्य होगी। कैसे? देखिए कि जैसे मान लो आप जानते हो कि 15 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं, है ना? तो 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो राशि 3 से विभाज्य होगी और 5 से विभाज्य होगी वह 15 से विभाज्य होगी। तो हमें पहले किससे चेक करना है? 3 से, बाद में मैं चेक करूंगा 5 से, तब जाके हम डिसीजन लेंगे कि वो 15 से भाज्य होगी या नहीं होगी। तो 3 से आप जानते हो 3 से विभाजित होने का रूल क्या है कि इन सबको जोड़ना है। 3 और 3 6, 6 और 7 हो गया आपका 13, 13 और 5 हो गया 18। अब 18 जो है वो आप जानते हो 3 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से
भाज्य हो जाएगी। अब 5 से कैसे चेक करेंगे? आप ये देखो लास्ट में इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो अगर मैं 5 से चेक करूं तो 5 से 5 आपका कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा ये। अगर मैं तो अब हम देखते हैं इसको 5 से कैसे चेक करेंगे। तो 5 का मैंने बताया था रूल सिंपल होता है कि इकाई का जो अंक है वो 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो ये संख्या भी इसका मतलब 5 से विभाजित हो जाएगी। और जो राशि 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, वह 100% 15 से भी विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पर 225। 225 को कैसे चेक करेंगे भाई? पहले 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से चेक करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये आप देखिए 3 से कैसे चेक होगा। 3 से चेक ऐसे होगा कि पहले आप इसका योग करेंगे, तो इसका आपका योग हो जाएगा ये 2 और 2 4, 4 और 5 हो गया 9। अब आप देख रहे हो 9 जो है वो 3 से विभाजित है, 100% विभाजित है। तो इसका मतलब कि 9 अगर 3 से विभाजित है तो ये पूरी राशि भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर? चलो 3 से तो ये पास आउट हो गई। अब 5 से क्या रूल है कि लास्ट में 5 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो इसका मतलब ये राशि 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो जो 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है, तो ये 100% आपकी 15 से भी विभाजित हो जाएगी, जो कि YouTube में अब तक किसी ने भी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने करीब 10 क्वेश्चन लिए हैं और मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका दे रखा है 216 की पावर 119 के परिणाम का इकाई अंक क्या होगा। तो देखते हैं इसका। देखिए जो भी पावर दे रखी हो आपको, चाहे कोई भी, सबसे पहला आपका काम है कि 4 का आपको उस पावर में डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका हो गया, यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 39 और ये आपका यहाँ पर 9 बार ये आपका 36 हो गया, यानी यहाँ आपका कितना बचा? 3। तो जो भी आपका यहाँ पर ये शेषफल बचे, रिमाइंडर बचे, आपको करना क्या है कि ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कितनी है? 6, बस उसके ऊपर उस पावर को रख देना है। अब मान लो कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि सर अगर मान लो रिमाइंडर 0 बच गया शेषफल तो क्या करेंगे? तो अगर मान लो 0 बच जाए तो फिर आपको यहाँ 4 को लिखना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि 6 की पावर 3 का इंटू होता है 216, तो यहाँ इकाई का अंक क्या हुआ? 6। तो यानी इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो गया वो होगा 6। यानी क्वेश्चन क्या था कि इसके परिणाम का इकाई अंक क्या होगा, तो वो आपका हो गया यहाँ पर कितना? 6। वैसे मैं आपको 6 की एक ट्रिक भी बता दूं कि 6 के ऊपर चाहे कोई भी पावर हो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहता है। और वैसे आप इसको मेथड से भी निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पर। स्टूडेंट्स यहाँ अपने को 218 की पावर 374 के परिणाम का इकाई अंक पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, जो भी आपकी पावर हो आपको उसमें 4 से भाग देना है। तो ये आपका पहले तो 9 बार जा रहा है और फिर आपका ये गया 3 बार और यहाँ आपका बच गया 2। और ये लास्ट डिजिट कौन सी है? लास्ट डिजिट है 8। बस इसके ऊपर आप इस शेषफल को रख देंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 और इसका जो इकाई का अंक है यही अपना होगा आंसर। तो यानी जो इसके परिणाम का इकाई अंक कौन हुआ? 4। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगली बार अब पावर का क्वेश्चन नहीं है, एक ये कई संख्याओं का गुणा हो रहा है और वो पूछ रहा है कि इसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे कितनी भी संख्याएं हो, आपको क्या करना है, केवल लास्ट डिजिट देखो आप। 3 का 2 में इंटू क्या हुआ? 6, ये मैंने लिख लिया। यहाँ 7 का 4 में इंटू करेंगे तो 7 चौके क्या होते हैं? 28। लेकिन आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो 28 का इकाई का अंक क्या हुआ? 8। और अब यहाँ 6 का 8 में इंटू करेंगे तो 48 होता है, लेकिन आपको पूरे 48 से तो कोई लेना देना है नहीं, आपको मतलब है इकाई के अंक से। तो 6 का 8 में 48, 48 का इकाई का अंक क्या होगा? 8। तो ये आपका विद इन 1 सेकेंड आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 416 इंटू 333
प्लस 2167 इंटू 118, 114 इंटू 113। इसके परिणाम का आपसे पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखते हैं। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये इकाई का इंटू करना है। तो 6 का 3 में हो गया 18, लेकिन आपको 18 से मतलब नहीं, आपको सिर्फ 8 लिखना है, लास्ट डिजिट लिखनी है। ऐसे ही 7 का 8 में 56, तो 56 का 56 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। जैसे आपको 56 है तो आपको सिर्फ ये इकाई के अंक से मतलब है। और ऐसे ही 4 का 3 में 12, तो 12 का भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो आप देखते हो 8 और 6 क्या हुआ, 14। तो 14 का भी हमको केवल क्या लिखना है, 4, सिर्फ इकाई का अंक लिखना है। और ये -2 चल ही रहा है, 4 में से 2 गया 2। और हमारे प्रश्न का जो इकाई का अंक पूछा था वो आपका कितना आ गया, 2। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में ट्रिक का। ये कह रहा है 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि जो पावर दे रखी हो उसमें आपको भाग करना है 4 का, 4 दूनी 8, बची 2, 25 हो गया यहाँ पर। 4 का 6 में 24, शेषफल बचा 1। और ट्रिक क्या है, जो भी अंक आए उसमें ये जो शेषफल है उसको ऊपर रखना है। तो 7 की पावर 1 तो 7 ही होगा। तो 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा, 7। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है। अब की बार मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको इसमें 3 क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व करने का चांस मिलेगा। तो देखिए अब इसमें करना क्या है, जैसे 116 है। अब 116 में आप जानते हो जब 4 का भाग देंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो मैंने बताया था कोई भी शेष नहीं बचे तो आपको पावर में 4 लिखना है। क्लियर। ये इसका इकाई का अंक क्या है, 2, तो 2 लिख लिया। 118 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो 2 शेष बचेगा। इन सबको आप भाग दे के चेक कर सकते हो। इंटू ये अंतिम अंक क्या है, 4, तो 4 लिख लिया। और पीछे आप 115 है। अब 115 में जब आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ आप देख रहे हो पहले ये 2 बार जा रहा है और फिर आपका 8 बार, और ये आपका शेष क्या बचा, 3। तो शेष को ही लिखना है। चलिए अब देखते हैं। तो 3 की पावर 4 क्या हुआ, 81। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। लेकिन आपको सिर्फ लास्ट के अंकों से ही मतलब है। तो इसमें से क्या आएगा, 1। इसमें से क्या आएगा, ये तो अकेला ही है, 4। और इसमें से क्या आएगा, ये अकेला 4। तो 4 चौके 16। लेकिन आपको 16 से मतलब नहीं, आपको मतलब है इकाई के अंक से, जो कि क्या हुआ, 6। क्लियर। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को क्या है कि आप अपने आप भी थोड़ा सा करके देखें, और कोई भी आपको ट्रिक अगर कम समझ में आए तो आप वीडियो को स्लो स्पीड में करके रिपीट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71, और इसमें भी आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, जो पावर दे रखी है उसमें 4 का भाग करेंगे तो ये है 65। 65 में आप 4 का भाग करोगे तो ये 16 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा। ये है आपका 59। 59 में आप 4 का भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 बार जा रहा है, और 19 हो गया। 4 चौके 16, 3 शेष बच रहा है, तो यहाँ शेष 3 आ गया। यह है 7 की पावर 71। तो 71 है, 71 में भाग किसका देना है, फिर से 4 का देना है। तो यहाँ 4 से 1 बार चला जाएगा, बची 3, 31 हो जाएगा। और ये 7, 28, यहाँ भी शेष कितना बचा, 3। तो चलिए 3 की पावर 1 का मान तो 3 ही होता है। 6 पे कोई भी पावर हो इसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। 7 की पावर 3 का मान होता है 343। अब 343 तो हमको लेना नहीं, हमको सिर्फ लास्ट का अंक लेना है। अब इनका उल्टू करूँगा मैं। 3 का 6 में 18, 18 का 3 में 54, लेकिन 54 न लेकर हमारा आंसर सिर्फ क्या रहेगा, इकाई का अंक यानी 4। क्लियर। इस तरह से चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी जानते हो जब मैं 95 में 4 का भाग करूंगा तो शेष 3 बचेगा, और 58 में जब मैं 4 का भाग करूंगा तो यहाँ शेष बचेगा 2। अब 7 की पावर 3 का मान आप सभी जानते हो कि 343 होता है, और 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 9। क्लियर।
तो अब मैं जब ये माइनस करूँगा तो 343 में से ये 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 334। और इस तरह आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक क्या हुआ 4। तो आपसे पूछा था कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 98 में इकाई का अंक क्या होगा, तो वो आंसर क्या आ गया 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन है आपके सामने कि 4137 की पावर 754 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, आपको सिर्फ लास्ट अंक लेना है और जो ऊपर घात है उसमें आप भाग करेंगे किसका 4 का। तो चलिए 4 से पहले ये एक बार जा रहा है, बची 3 35 हो गया, फिर 8 बार जा रहा है, बची 3 34 हो गया, फिर 8 बार जा रहा है, बची 2 ये आपकी, और ये जो शेष बचा है आपका 2 ये, तो वो आपको कहाँ लिख देना है, ले जाकर पावर में। 7 का स्क्वायर आप जानते हो 49 होता है, लेकिन 49 से तो आपको मतलब है नहीं, आपको सिर्फ लेना है इकाई का अंक जो कि आपका हो गया 9। बिल्कुल क्लियर है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको ये लास्ट अंक लेना है, इसमें आप 4 का भाग करेंगे तो 1793 में आपको भाग करना है किसका 4 का। तो ये आपका 4 बार जा रहा है, 19 हो गया, फिर 4 बार, बची 3 33 हो गया, फिर 8 बार, बची 1, तो ये 1 आ गई। सिर्फ आपको ये पावर ही लिखनी है यहाँ पर। अब आपका बच रहा है 625। देखिए लास्ट अंक अगर किसी का 5 है तो आपको कोई भाग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका इकाई का अंक सदैव 5 ही रहेगा। ऐसे ही अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उस पर चाहे कोई भी घात हो उसका इकाई का अंक भी 1 ही रहेगा। तो 4 पंजे 20। अब 20 से तो आपको मतलब है नहीं, आपको इकाई के अंक से मतलब है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ 0। क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये था अपना संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6। तो इसके और पार्ट्स को देखने के लिए आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें, और अपने चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके किसी भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और आपके इंटरेस्ट के जो भी वीडियो हों उनका प्रॉफिट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।